नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। सुधारों पर सक्रिय हो राज्य जनसत्ता, पारदर्शिता और गोपनीयता। राष्ट्रीय सहारा, चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। सुधारों पर सक्रिय हो राज्य जनसत्ता। आदित्य सिन्हा लेखक, लोक नीति विशेषज्ञ हैं। आधुनिक काल में गवर्नेंस के आशय केवल नियमों एवं नियमनों के प्रबंधन तक सीमित न रहकर व्यक्तियों एवं उद्यमियों के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार करने तक विस्तारित किया गया है। मोदी सरकार इस दिशा में आरंभ से ही गंभीरता के साथ सक्रिय रही है। जन विश्वास अधिनियम 2023 इसका ही एक उदाहरण है, जिसे प्रस्तावित जन विश्वास विधेयक 2.0 से एक नए आयाम दिए जाने की तैयारी है। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से पहले ही 40 से अधिक आपराधिक प्रावधानों से हटकर उनके स्थान पर कुछ आर्थिक हर्जाने और अपेक्षाकृत सुगम अनुपालनों की व्यवस्था की जा चुकी है। जन विश्वास अधिनियम 2 इस विजन को और आगे ला सकता है। इसमें ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें नागरिकों एवं कारोबारियों के विरोधी के बजाय सहयोगी के रूप में देखने की मंशा है। शासन संबंधी ऐसे सुधार लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने से परे तमाम मूर्त एवं अमूर्त फायदों का माध्यम भी बनते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही है कि वे अनुपालन आवश्यकताओं के बोझ को हटाकर उद्यमों को नवाचार एवं वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक बनकर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाते हैं। खास तौर से छोटे उद्यमों एवं स्टार्टअप्स के लिए इन पहलुओं की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि अक्सर उन्हें नियामकों बाधाओं से दो चार होना पड़ता है। दूसरा, नियमों के सुगम बनने की सरकार द्वारा उद्यमिता को प्रोत्साहन, आर्थिकी का विविधीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा, छोटे मोटे मामले अदालती दायरे से बाहर ही सुलझ जाते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया पर बोझ घटने से उसकी गति तेज होती है। चौथा लाभ यह है कि इससे सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे की बुनियाद मजबूत होती है, जिससे सरकार उन्हें दंडित करने से अधिक उनकी साझेदारी को महत्व देती है। अन्य राज्यों को भी मध्य प्रदेश से सीख लेकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे सुधार तमाम अवरोधों को दूर कर राज्य की उन आर्थिक संभावनाओं को बुनाने में सहायक बनेंगे जिन्हें विभिन्न बाधाओं के चलते अभी तक पूरी तरह बुनाया नहीं जा सका। हालांकि ये एकमुश्त रूप से नहीं किया जा सकता। वहीं नियामकीय ढांचा बेहतर होता है जो समय और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सके। ऐसे में राज्य सरकारों को ऐसा संस्थागत ढांचा बनाना चाहिए जो प्रत्येक 5 से 10 वर्षों के दौरान नीतियों की नियमित अंतराल पर समीक्षा के साथ उनके परिणामों एवं वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल सके। इसमें नीतियों नियमों की परख भी संभव है कि अपने मूल उद्देश्यों पर वे कितने खरे उतरे। यदि राज्य सरकारें इस दिशा में अपनी गति बढ़ाती हैं तो इससे केंद्र सरकार के जीवन को सुगम बनाने के प्रयासों का बड़ा सहारा मिलेगा। पारदर्शिता और गोपनीयता। राष्ट्रीय सहारा। सरकार ने चुनाव के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। सीसीटीवी कैमरा, बैक कास्टिंग फुटेज तथा उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर कानून मंत्रालय द्वारा चुनाव संचालन नियम 1961 के 93 में यह संशोधन किया। इससे पीछे एक अदालती मामला बताया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को इनसे अलग रखा गया है। आयोग का कहना है कि मतदान केंद्रों के अंदर फुटेज का दुरुपयोग से मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। अंदेशा व्यक्त किया गया है कि कैमरे की इस फुटेज का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्फत से फर्जी विमर्श गढ़ने के लिए किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित जगहों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की गोपनीयता के महत्व को मानते हुए आयोग ने जिन दस्तावेजों का कोई संदर्भ नहीं है उन्हें सार्वजनिक निरीक्षण की अनुमति न देने की बात की। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से डर रहा है। कांग्रेस ने इसको कानूनी तौर पर चुनौती देने की बात भी की। देश का चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। वह अनुच्छेद 324 के अनुसार देश भर में चुनाव कराने के लिए स्थापित किया गया है। बीते कुछ सालों में चुनाव आयोग की प्रणाली को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की जाती रही हैं और इसका पारदर्शिता को लेकर तरह तरह से विवाद होते रहे हैं। आयोग पर आरोप लगते रहे कि मोदी सरकार उसे कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। बीते साल भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बदलाव गहराया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। आयोग की स्वायत्तता को लेकर समझौता किए जाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता, मगर यह कुतर्क भी अनुचित है कि पारदर्शिता की आड़
पारदर्शिता की आड़ में गोपनीयता भंग किए जाने की छूट जारी रहने दी जाए। आयोग को अपनी स्वायत्तता का भी ख्याल रखना चाहिए। जनहित याचिकाओं के उद्देश्य और उनके पीछे की राजनीति को समझे बगैर अदालतों को निर्णय देने से बचना होगा। जरूरी है वे भी गोपनीयता में खलल डालने वाले मंशा भांपें और उन्हें सख्त हिदायत दें। चौथी, अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत हिंदुस्तान। आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। दिल्ली अभी दूर है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का काम वित्त वर्ष 2024-25 में पूरा होना था। हालांकि 2019 के चुनावों के बाद पहले बजट में ये बात रेखांकित की गई थी। तब कौन जानता था कि इस दुनिया के किन किन तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका कोरोना महामारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसके झटके के बावजूद आज यह संतोष के साथ कहा जा सकता है कि भारत अपने इस लक्ष्य से भटका नहीं है। हाँ, मंजिल अभी कुछ दूर दिख रही है। वैसे साल 2024 के जाते जाते यह देखना दिलचस्प है कि आर्थिक मोर्चे पर यह साल देश दुनिया के लिए कैसा रहा। दोनों ही लिहाजा से देखें तो इस साल की सबसे बड़ी घटनाएं अर्थनीति से नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ी हैं। यानी यह साल एक बार फिर इस बात पर मोहर लगाकर जा रहा है कि अर्थशास्त्र अर्थ से ज्यादा राजनीति पर निर्भर है। साल 2025 में भारत की तरक्की का दारोमदार अब इस पर है कि हर मोर्चे पर कितनी समझदारी दिखाई और बरती जाती है। जनवरी में डावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस साल की थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, यानी समझदारी के दौर में सहयोग। शायद यही मंत्र हमारे लिए भी बेहतर भविष्य की नींव रखता है।